वी आर फाइनली इन ए पोजीशन कि हम चीज़ें असेंबल करना स्टार्ट करें। जो भी रिक्वायर्ड सेटिंग्स थी वो हमने कर ली, जो मटेरियल रॉ मटेरियल हमें रिक्वायर्ड था वो भी हमने परचेज़ कर लिया। सो लेट्स मूव हेड, असेंबलिंग स्टार्ट करते हैं। असेंबलिंग और इट कैन बी प्रोड्यूसिंग और मैन्युफैक्चरिंग वट एवर डिपेंडिंग अपॉन योर केस। हमारे केस में असेंबलिंग है, लेकिन ऑप्शन जो क्विक बुक्स में है वो यही है, बिल्ड असेंबलीज़ वाला। आप यहाँ से भी इसको एक्सेस कर सकते हैं, यानी कि होम पे होंगे इन्वेंट्री एक्टिविटीज़ एंड बिल्ड असेंबलीज़। अदरवाइज़ आप इन्वेंट्री वाले ऑप्शन में जाएंगे, देन अगेन यू हैव ऑप्शन टू बिल्ड असेंबलीज़। तो दोनों जस्ट लिंक है, ऑप्शन आगे आपको फॉर्म एक ही मिलेगा जहाँ पे आपने डाटा एंटर करना और असेंबलीज़ बिल्ड करनी है। तो हमारे पास एक ये वाला फॉर्म होता है जिसमें हम डाटा एंटर करते हैं तो हमारी प्रोडक्शन रन होती है। इसको एक ओवरव्यू ले लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास है असेंबली आइटम, कि कौन सी आइटम जो हम प्रोड्यूस करने जा रहे हैं। हमने सिर्फ ये 2 ही आइटम क्रिएट की थी, इनमें हमारे पास एक i5 एंड देन i7 सिस्टम था। तो आप जो सी भी आइटम सेलेक्ट करेंगे देन यू हैव टू रन प्रोडक्शन फॉर दैट। देन उसके बाद आपके पास डेट है, रेफरेंस नंबर, यहाँ पे आप कोई भी अपने हिसाब से कोई वोचर नंबर, रेफरेंस नंबर जो आप स्टार्ट करना चाहते हैं यू कैन स्टार्ट। बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ से 1 2 3 स्टार्ट हो जाएगा और वही ऑनवर्ड चलता रहेगा। लेकिन अगर आप कोई भी रेफरेंस यहाँ पे एक बार स्टार्ट कर देंगे, लेट्स से आई स्टार्ट 1001, देन ऑटोमेटिकली क्विक बुक्स इसको 1002 1003 करता रहेगा। देन टेम्पलेट्स, जैसा कि पहले हम टेम्पलेट्स कस्टमाइजेशन करते थे, अगेन आप वहाँ पे आपके उसकी पहले वाले टेम्पलेट की कॉपी बना के उसको डिज़ाइन कर सकते हैं, लेकिन आपको फील्ड यही मिलेंगे, इसके अलावा कोई और फील्ड नहीं है। इट्स क्वाइट सिंपल, इसमें उतनी कॉम्प्लेक्सिटी है ही नहीं वैसे। वैसे भी इसको नॉर्मली हम प्रिंट कर ही नहीं रही होते, तो इसके टेम्पलेट को डिज़ाइन करने की भी कम ही ज़रूरत होती है, बट इफ़ यू वांट यू कैन डिज़ाइन। तो ये तमाम कॉलम्स जो हमें इसमें अवेलेबल हो सकते हैं, या बाकी जो भी फील्ड्स, मैक्सिमम फील्ड ऑलरेडी हमारे सिस्टम में है। इसके अलावा हम यहाँ पे कोई कस्टम फील्ड और ऐड कर ही नहीं सकते। यही फील्ड हैं जो हमने यूज़ करने हैं और तमाम फील्ड ऑलरेडी मैंने स्विच ऑन किए हुए हैं यहाँ पे। देन आपके पास क्वांटिटी ऑन हैंड और ये जो बाकी डिटेल है, जो सी भी आप आइटम यहाँ से सिलेक्ट करेंगे असेंबली के लिए, उसका जो करंट स्टेटस होगा वो आपको यहाँ पे शो होगा। देन आइटम, जो ही मैं यहाँ पे कोई आइटम सेलेक्ट करता हूँ, लेट्स से आई एम गोइंग टू प्रोड्यूस i5 7th जनरेशन, जो ही मैंने सेलेक्ट किया यहाँ पे मेरे पास इसका कोई करंट स्टॉक तो है नहीं, तो मुझे वो डिटेल नहीं शो हो रही है कि ऑन ऑर्डर मुझे कितने हैं, कितना मैंने रिजर्व किया हुआ है। नो डाटा अवेलेबल, सब ज़ीरो है, क्योंकि हमारे अभी तक ये प्रोडक्शन में थी नहीं। तो उसकी कंप्लीट डिटेल, देन कंपोनेंट जो रिक्वायर्ड होंगे उसके लिए, ये वही प्रोडक्ट रेसिपी है जो हमने ऑलरेडी इसके लिए डिज़ाइन की हुई थी, हमें वही यहाँ पे अभी फैच हुई नज़र आ रही है। इसके अलावा देन नेक्स्ट कॉलम इज़ इन्वेंट्री टाइप के, जो इसमें ये पार्ट्स यूज़ हो रही हैं ये किस टाइप के हैं, जिनमें लास्ट वाले 2 अदर चार्जेस हैं, बाकी सारे इन्वेंट्री पार्ट्स हैं। देन क्वांटिटी कितनी रिक्वायर्ड होगी टू प्रोड्यूस ईच पीस, ओके। इन सब का एक एक यूनिट ही रिक्वायर्ड है। यूनिट ऑफ मेजर क्या होगा, मतलब कि वो एक ईच पीस यूज़ होगा इन प्रोडक्शन के लिए, या एक बॉक्स, या जो भी आपका यूनिट ऑफ मेजर होगा आप असाइन कर सकते हैं। क्वांटिटी ऑन हैंड, इन सब आइटम्स की हमारे पास अभी क्वांटिटी कितनी है। जैसा कि अगर एक पीस रिक्वायर्ड है तो मेरे पास टोटल कितनी है 5, तो मैं 5 से ज़्यादा तो प्रोड्यूस ही नहीं कर सकता, क्योंकि मेरे पास जो केस हैं कंप्यूटर केस वही टोटल 5 पड़े हैं। ओके, क्वांटिटी नीडेड, अगर आपको क्वांटिटी को चाहिए, ये यहाँ वाला कॉलम बाद में अपडेट होगा जब हम यहाँ पे डाटा एंटर करेंगे। लेट्स से मैं कहता हूँ कि मुझे एक पीस प्रोड्यूस करना है सिस्टम i5 का, तो ये क्वांटिटी नीडेड वाला कॉलम इसको और इसको मल्टीप्लाई करके यहाँ पे रिजल्ट देने लग जाता है। तो अभी मुझे एक एक पीस इन सब का रिक्वायर्ड होगा। अगर मैं यहाँ पे करता हूँ 3 पीस, तो इट विल 3 पीस ईच। लेकिन अगर मैं यहाँ पे लेट्स से सम इंटरेस्टिंग थिंग, अगर मैं यहाँ पे 10 ऐड करता हूँ तो मुझे वार्निंग मिलेगी, क्विक बुक डज नॉट हैव एनफ कंपोनेंट्स ऑन हैंड टू बिल्ड 10 पीसेस ऑफ दिस असेंबली। एज यू कैन सी इन दिस कॉलम क्वांटिटी ऑन हैंड, बाकी जो भी आइटम्स हैं उनका हमारे पास स्टॉक अवेलेबल है। ये 10 पीस देन 50 एंड 250 पीसेस ऑलरेडी देयर। लेकिन ये जो पहली आइटम है कंप्यूटर केस, इसके मेरे पास 5 पीसेस हैं, तो मैं मैक्सिमम अभी जो प्रोडक्शन कर सकता हूँ दैट्स 5 पीसेस। तो ये वाली एक आइटम मेरे लिए बोटलनेक क्रिएट कर रही है। अभी मेरे पास ऑप्शन क्या है, या तो मैं इस जो असेंबली है इसको पेंडिंग में डाल सकता हूँ, बाद में मैं जाऊँगा अपने वेंडर से परचेज़ करूँगा, इस प्रोडक्शन को रन कर लूँगा, या मेरे पास ऑप्शन क्या है कि मैं अभी सिर्फ 5 यूनिट ही प्रोड्यूस करूँ, बाकी ना करूँ। अगर मैं शॉर्टेज देखना चाहता हूँ कि अगर मुझे 10 यूनिट ही प्रोड्यूस करने हैं तो मेरे पास शॉर्टेज कितनी आ रही है, तो आप शॉर्टेज रिपोर्ट यहाँ से निकाल सकते हैं। यू कैन प्रेजेंट टू योर परचेज मैनेजर कि आपको ये प्रोडक्शन करने के लिए इतनी शॉर्टेज आ रही है, सो इन चीज़ों को रेडी करें। तो अभी हमारे पास शॉर्टेज सिर्फ फॉर दिस बिल्ड 10 पीसेज रिक्वायर्ड है। सेल्स ऑर्डर पे इसकी क्वांटिटी कोई नहीं है, फॉर अदर असम्बलीज़ में भी रिक्वायर्ड नहीं है। अगर हमने किसी और असम्बली के लिए पेंडिंग पे डाली होती तो दैट इज़ रिक्वायर्ड प्रेजेंटेड एज रिजर्व फॉर अदर असम्बलीज़। तो अभी हमने रिजर्व कुछ भी नहीं किया हुआ,
जो अभी हमने डिस्कस किया मार्क एज पेंडिंग वाला, तो अगर आपने इस तरह की कोई और असेंबली पेंडिंग में डाली होती तो यहाँ पे शो होना था। ओके, देन अवेलेबल है हमारे पास अभी -5 यूनिट, क्योंकि 10 अभी हम प्रोड्यूस करने जा रहे हैं तो अवेलेबल -5 हुए ना, तो शॉर्टेज जो है हमारे पास दैट इज़ 5 यूनिट्स। तो नेक्स्ट डिलीवरी आपकी कोई भी शेड्यूल्ड नहीं है, अगर कोई शेड्यूल्ड डिलीवरी होती है आपके किसी वेंडर के साथ तो आपको यहाँ पे शो हो रही होती। ये थोड़ी सिंपल सी रिपोर्ट थी। मैं यहाँ पे यूनिट्स जो हम प्रोड्यूस करने जा रहे हैं इसको थोड़ा इंक्रीज़ करता हूँ, लेट्स से इट्स गोइंग टू बी 1000। तो अभी अगर हम शॉर्टेज रिपोर्ट देखते हैं तो आपकी जितनी भी आइटम्स होंगी वो आपको यहाँ पे शॉर्टेज में नज़र आएंगी कुछ इस तरह। तो हम इस रिपोर्ट को प्रिंट करके अपने परचेज मैनेजर को प्रेजेंट कर सकते हैं। वी कैन नॉट रन दिस प्रोडक्शन अंटिल दीज आइटम्स आर अरेंज। सो दिस इज़ द शॉर्टेज 990 पीसेस, 995 आपको टोटल ये आइटम्स रिक्वायर्ड हैं आपको 1000 यूनिट्स प्रोड्यूस करने के लिए। तो शॉर्टेज रिपोर्ट इज़ ऑलवेज अवेलेबल देयर। तो लेट्स से फॉर द टाइम बीइंग हम 2 पीसेस प्रोड्यूस करने जा रहे हैं। देन यहाँ पे हम कुछ मेमो ऐड कर सकते हैं। अगेन लेट्स गेट एन ओवरव्यू। हम जो आइटम प्रोड्यूस करने जा रहे हैं वो है i5 7th जनरेशन। किस डेट को प्रोड्यूस कर रहे हैं, हमारे इस प्रोडक्शन का रेफरेंस नंबर क्या है, टेम्पलेट जो भी आपने चूज़ किया होगा, करंट जो इस आइटम का स्टेटस है वो सब 00 है, हमारे पास ना स्टॉक में है ना कहीं सेल ऑर्डर पे रिजर्व है। देन जो इसमें कंपोनेंट यूज़ हो रहे हैं वो सब ये हैं। क्वांटिटी कितनी कितनी यूज़ होगी इनकी वो आपको यहाँ पे शो हो रही है। यू कैन चेंज इट इफ़ यू वांट, बट हमने ये प्रोडक्ट रेसिपी में ऑलरेडी डिज़ाइन किया हुआ तो हम इसको कुछ भी यहाँ पे इन चीज़ों को चेंज नहीं करेंगे। यूनिट ऑफ मेजर जो यहाँ पे लग रहा है, क्वांटिटी ऑन हैंड हमारे पास अवेलेबल कितनी है, अभी हम जो 2 पीस यहाँ पे प्रोड्यूस करने जा रहे हैं उसके लिए हमें जो रिक्वायर्ड क्वांटिटी होगी वो ये वाली होगी। तो यहाँ पे जितने भी पीस आपने प्रोड्यूस करने हैं वो आपको यहाँ पे टाइप करना है। देन मेमो अगर कुछ है, लेट्स से इट्स आवर टेस्ट प्रोडक्शन, क्योंकि अभी हम फर्स्ट असेंबली कर रहे हैं तो हमारी ये टेस्ट असेंबली या प्रोडक्शन है, वट एवर यू कॉल इट। प्रिंट प्रीव्यू अगर आप इसका लेना चाहते हैं कि ये प्रिंट होके अगर आप इसको प्रिंट करना भी चाहते हैं तो इसकी किस तरह की लुक आएगी, तो अभी जो टेम्पलेट है वो कुछ इस तरह का डिज़ाइन है जिसमें क्वांटिटी टू बिल्ड यहाँ पे शो हो रहा है, डेट, रेफरेंस नंबर एंड द कंपोनेंट डिटेल। ओके, अभी हम क्या करते हैं, इसको बिल्ड एंड न्यू और बिल्ड एंड क्लोज किसी पर भी क्लिक करेंगे तो ये आपका असेंबली का जो प्रोसेस है वो एक कंप्लीट हो चुका हुआ है और आपकी ये जो आइटम थी प्रोड्यूस हो चुकी हुई है। अब अगर दोबारा मैं वही आइटम सेलेक्ट करता हूँ i5 7th जनरेशन, तो एज यू कैन सी यहाँ पे अभी स्टॉक स्टेटस उसका अपडेट होने लग गया। क्वांटिटी ऑन हैंड हमारे पास 2 ईच ऑलरेडी देयर, सेल ऑर्डर पे कुछ रिजर्व नहीं है, अदर असेंबली में कुछ भी रिजर्व नहीं है। तो हमारे पास 2 पीसेस अवेलेबल हैं जो हमने अभी अभी प्रोड्यूस किए। दोबारा प्रोड्यूस करना चाहते हैं तो कुछ भी यहाँ पे क्वांटिटी ऐड करें, आप प्रोड्यूस कर सकते हैं। बट नाउ वी कैन प्रोड्यूस मैक्सिमम ऑफ 3, क्योंकि हमारे पास जो इसमें जो कंप्यूटर केस यूज़ हो रहा है उसके सिर्फ 3 पार्ट्स हैं, 3 पीस पड़े हैं, तो इससे ज़्यादा हम प्रोड्यूस ही नहीं कर सकते। लेट्स क्लोज इट। एक बार इन्वेंट्री की जो रिपोर्ट है वो देख लेते हैं कि हमारे पास इसका स्टॉक कितना अवेलेबल है। इन्वेंट्री स्टॉक स्टेटस बाय आइटम। असेंबली में अगर मैं आता हूँ यहाँ पे एंड पे, तो हमारे पास कंप्यूटर i5 7th जनरेशन जो है 8GB 1TB उसके 2 पीसेस अवेलेबल हैं जो हमने अभी प्रोड्यूस किया। अगर मैं इस पर डबल क्लिक करता हूँ एंड चेक द रिपोर्ट फॉर ऑल डेट्स, तो आपके पास यहाँ पे टाइप जो है ये कि कहाँ से आया, आपने इसको परचेज़ किया या सेल्स रिटर्न से आया, कहाँ से आया, तो आपको वो ट्रांजैक्शन टाइप यहाँ पे शो हो रही होगी। तो हमारे पास ट्रांजैक्शन टाइप है बिल्ड असेंबलीज़, क्योंकि हमने इसको असेंबल किया, उसका रेफरेंस नंबर 1 था, ये डेट थी। जो भी आपने मेमो ऐड किया वहाँ पे वो 22 पीस आपने प्रोड्यूस किया। अगर मैं यहाँ पे भी डबल क्लिक करता हूँ इट विल टेक मी टू दैट विंडो जहाँ पे हमने इसकी प्रोडक्शन की थी। तो फॉर द सेफर साइड हम क्या करते होते हैं, हमारे पास रिस्ट्रिक्टेड राइट्स वाला ऑप्शन तो ऑलरेडी है, तो जब एक बार ये प्रोडक्शन रन हो जाती है तो हम बाद में इसको एडिट या दूसरी चीज़ों की एक्सेस जो भी बंदे रन कर रहे होते हैं उनके लिए ब्लॉक कर देते हैं, ताकि जो ऑथोराइज्ड बंदे हों वही बाद में इनको चेंजेस कर सकें। इसी तरह हमारी जो दूसरी आइटम है हम कुछ उसके लिए भी प्रोडक्शन कर लेते हैं। बिल्ड असेंबलीज एंड i7 10th जनरेशन। अगेन वही प्रोसेस है, नथिंग डिफरेंस, लेकिन अगेन हम मैक्सिमम नंबर ऑफ यूनिट्स यू कैन बिल्ड फ्रॉम दिस क्वांटिटी ऑन हैंड 5 यूनिट्स। क्यों? क्योंकि हमने इसके लिए भी जो केस है गेमिंग केस, ऑलरेडी इसके लिए केस तो चाहे डिफरेंट है लेकिन हमने इसके भी 5 यूनिट ही परचेज़ किए थे। तो हमारे पास जो बॉटल नेक क्रिएट कर रही है वो एक ये आइटम है जिसकी वजह से हम 5 से ज़्यादा पीसेस प्रोड्यूस नहीं कर सकते।
तो लेट्स से कि हम 5 यूनिट ही इसके प्रोड्यूस करते हैं। देन हमारे जो क्वांटिटी नीडेड होगी इसके लिए 5 एंड देन रैम जो 10 पीस चाहिए होगी, क्योंकि हमने इसके लिए 8 GB वाले 2 रैम इंस्टॉल किए हैं टू मेक इट 16 GB एज यू कैन सी इन डिस्क्रिप्शन। लेट्स से टेस्ट प्रोडक्शन नंबर 2। अब कुछ भी हम ऐड कर सकते हैं जो आपको करना है, अदरवाइज यू कैन लीव इट ब्लैंक। रेफरेंस नंबर ऑलरेडी सिस्टम ने 2 कर दिया क्योंकि 1 ऑलरेडी बिल्ड हो चुका हुआ था। सेव एंड क्लोज। तो अगेन अगर मैं अपनी इन्वेंट्री रिपोर्ट में जाता हूँ, स्टॉक स्टेटस बाय आइटम, ऊपर हमें जस्ट इन्वेंट्री शो होगी, सबसे एंड पे आपको नजर आएंगी असेंबलीज। तो इसके 2 यूनिट हमने प्रोड्यूस किए थे, इसके 5 यूनिट्स प्रोड्यूस किए थे। डबल क्लिक ऑन दिस टू सी द डिटेल्स। अगेन सेम रिपोर्ट हमारे पास जिस तरह पहली आइटम की अवेलेबल थी 5 यूनिट्स ऑलरेडी जो हमने प्रोड्यूस कर लिए हुए हैं। अगर मैं इस पर अगेन डबल क्लिक करता हूँ इट विल टेक मी टू द फॉर्म जहाँ पे हमने इसकी असेंबली की थी। अभी हमने जो आइटम असेंबल की उनमें अगर एक चीज़ आपने नोट की हो, लेट मी कम बैक हियर, तो हमारी जो लेबर है वो हमने यहाँ पे फिक्स ऐड की हुई है, असेंबली लेबर चार्जेस 200। लेट्स से यहाँ पे हमारे पास अभी कोई यूनिट नहीं है, लेकिन हम सिस्टम में मेजर करना चाहते हैं कि ये जो 200 हमने ऐड किया इस पर कितने मिनट्स या घंटे लग रहे हैं। ऑब्वियसली यहाँ पे हमने ऐड किया तो बैकएंड पे हमने कुछ कैलकुलेशन की होगी कि पर पीस कितना लेबर चार्जेस आते हैं, तो हमने यहाँ पे ऐड कर दिए। लेकिन इसी चीज़ को अगर मैं अपने सिस्टम में साथ साथ ट्रैक भी करना चाहता हूँ कि जितने भी यूनिट प्रोड्यूस हुए उसके ऊपर कितने आवर्स लगे, तो उसकी रिपोर्ट भी मैं अपने सिस्टम से देखना चाहता हूँ, तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा। करंटली अगर आप देखें तो जो असेंबली लेबर चार्जेस है यानी कि डायरेक्ट लेबर है वो मैंने क्रिएट की हुई है एज ए अदर चार्जेस। अब प्रॉब्लम क्या है, लेट मी कम बैक एंड अदर चार्जेस। हम इस आइटम को जाके देखते हैं जो हमने क्रिएट की हुई है लेबर के लिए, अदर चार्जेस दिस वन। तो इसमें अगर मैं आता हूँ यू कैन सी आपके पास यहाँ पे यूनिट ऑफ मेजर असाइन करने का कोई ऑप्शन नहीं है क्योंकि ये अदर चार्जेस हैं। तो चार्जेस नॉर्मली फिक्स अमाउंट ही होती है जो आप ऐड कर सकते हैं इनवॉइस में। तो अगर मैं लेबर को ऑर्ली रेट पे कर रहा हूँ और मैं पर मिनट सिस्टम में उसका रेट देखना चाहता हूँ साथ साथ प्रोडक्शन के, तो यहाँ पे कोई ऑप्शन नहीं है। उसके लिए फिर मुझे एक ट्रिक लगानी पड़ेगी कि मुझे ये जो अदर चार्जेस या जो लेबर वाले चार्जेस हैं उनको एज ए नॉन इन्वेंट्री पार्ट अपने सिस्टम में ऐड करना पड़ेगा। रिमेंबर इन्वेंट्री पार्ट वो होते हैं जिनके हम ट्रैकिंग कर रहे होते हैं, एंड नॉन इन्वेंट्री पार्ट कभी भी आपका इन्वेंट्री वगैरह का पार्ट नहीं बनते और ना इनकी आप ट्रैकिंग नहीं कर रहे होते फिजिकल की। तो इसको हम अदर चार्जेस या सर्विसेज के तौर पे भी अगर नॉन इन्वेंट्री पार्ट को क्रिएट कर लेंगे तो रिपोर्ट हमें वैसी ही मिलेगी। ठीक है, तो अभी हम क्या करते हैं, एक न्यू आइटम क्रिएट करते हैं एज ए नॉन इन्वेंट्री पार्ट। उसमें हम अपने यूनिट ऑफ मेजर असाइन करेंगे। नॉन इन्वेंट्री पार्ट, लेट्स से आइटम नेम इज डायरेक्ट लेबर फॉर असेंबली, सब आइटम नथिंग, यूनिट ऑफ मेजर यू कैन असाइन हेयर नाउ। यहाँ पे ऑर्ली रेट के लिए कोई भी अभी यूनिट ऑफ मेजर नहीं है। वी हैव टू क्रिएट ए न्यू सेट ऑफ यूनिट्स फॉर मिनट्स एंड आवर्स। आई एज्यूम कि हमारे एक सिस्टम को कंप्लीट प्रिपेयर करने के लिए आफ्टर टिल इंस्टॉलेशन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम वी नीड 45 मिनट्स। तो हमें उसके लिए ऑर्ली रेट असाइन करना है। वी विल गो हेयर फॉर टाइम और मिनट जो बेस यूनिट है आपका, ठीक है, हमारा वो है मिनट्स। देन हमारे पास है और एंड इट इज़ इक्वल टू बेस यूनिट जो हमारा है मिनट्स 60 मिनट्स। एब्रीवेशन HR लेट इट बी देयर। नेक्स्ट परचेज सेल, इसका हम कुछ भी नहीं कर रहे हैं, प्रोडक्शन में यूज़ कर रहे होंगे। यू कैन लीव इट ब्लैंक और चूज़ वट एवर यू वांट। टाइम बाय मिनट्स, इट्स ओके, यहाँ पे आप कोई भी नेम रख सकते हैं। तो हम इसको मेजर कर रहे होंगे टाइम बाय मिनट्स। देन दिस आइटम इज़ यूज्ड इन असेंबलीज आर इज़ परचेज फॉर ए स्पेसिफिक कस्टमर जॉब। अगर आपको असेंबलीज़ में इस आइटम को यूज़ करना है तो आपके लिए लाजम है कि आपने ये ऑप्शन टिक करना है। देन ही आपके पास इसकी कॉस्ट वाला ऑप्शन आएगा और आप बाकी इसकी डिस्क्रिप्शन वगैरह भी ऐड कर सकते हैं। अगर आप इस ऑप्शन को टिक नहीं करते, लेट मी रिमूव द टिक, तो आपके पास एक ही ऑप्शन है जहाँ पे नॉर्मली हम नॉन इन्वेंट्री पार्ट को एज एक्सपेंस क्रिएट कर रहे होते हैं और जब भी ये आइटम किसी भी बिल में या कहीं और जगह पे डेबिट या क्रेडिट हो रही होती है तो इसका जो करस्पॉन्डिंग लेजर होता है एक्सपेंस का यूजुअली वो डेबिट या क्रेडिट हो रहा होता है। तो अभी हमें चाहिए कि इसका जो कॉस्ट का लेजर है वो हमने स्पेसिफिकली ट्रैक करना है। अभी आपको यहाँ पे रेट ऐड करना है और रेट मेजर हो रहा होगा इसके बेस यूनिट में, दैट इज़ मिनट्स।
तो अभी हम मिनट्स का रेट इसका कैलकुलेट कर लेते हैं। लेट्स से कि हम इस लेबर को, जो स्किल्ड लेबर हमारी ये प्रोड्यूस कर रही है, असेंबल कर रही है सिस्टम, हम इनको पे करते हैं 300 पर आवर, और 1 घंटे का रेट हमारा जो बनेगा दैट विल बी डिवाइडेड टू 60 मिनट्स एंड 5 रुपीज़ पर मिनट हम इनको पे कर रहे होंगे। तो हम यहाँ पे रेट ऐड कर देते हैं 5 रुपीज़ पर मिनट। एक्सपेंस अकाउंट, लेट्स से इट्स डायरेक्ट लेबर। प्रेफर्ड वेंडर इसका कुछ नहीं है। इनकम अकाउंट आप इसके लिए कुछ भी चीज़ जहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि हमने इसको कभी सेल ही नहीं करना और इस लेजर में कभी भी कोई ट्रांजैक्शन जाएगी ही नहीं। तो वट एवर लेजर यू चूज़, इसका कोई भी यहाँ पे फ़र्क नहीं पड़ेगा। सेल कुछ भी नहीं है। डिस्क्रिप्शन ऐड कर देते हैं। लेट्स से यही डिस्क्रिप्शन मैं कॉपी कर देता हूँ यहाँ पे। इसको अभी सेव करते हैं और एक असेंबली आइटम क्रिएट करते हैं जिसमें हम इस लेबर रेट को यूज़ कर रहे होंगे अपने लिए। कंट्रोल एन और क्रिएशन ऑफ न्यू आइटम। आई एम गोइंग टू क्रिएट एन इन्वेंटरी असेंबली। नेम इसको देते हैं लेट्स से, सबसे पहले हम इसका जो बिल ऑफ मटेरियल है वो कैलकुलेट कर लेते हैं कि हम क्या प्रोड्यूस करने वाले हैं। उसके लिए हमें जो पार्ट्स चाहिए, एक चाहिए कंप्यूटर केस, लेट्स से द सिंपल वन, ये हमें एक चाहिए। Then I need the board, देन ओवरहेड्स, मिसलिनियस ओवरहेड, लेट्स से 300 ऑलरेडी हमने असाइन किए हुए थे। रेट इसका फिक्स किया हुआ था 300। अब चाहें तो जाके इसके बेस में रेट चेंज कर सकते हैं। देन हमारे पास है डायरेक्ट लेबर असेंबली के लिए जो हमने अभी क्रिएट की। नाउ यू कैन सी हमारे पास अभी यहाँ पे ऑप्शन है कि हम इसका जो ऑरली रेट है या मिनट पर मिनट रेट है वो यहाँ पे असाइन कर सकते हैं। तो हमारे पास कॉस्ट हमने इसकी ऑलरेडी ऐड की हुई है 1 मिनट की 5 रुपीज़। तो हमारे पास एक सिस्टम को कंप्लीट रेडी करने के लिए 45 मिनट्स लगते हैं। तो हमारे पास जो कॉस्ट इसकी ऐड होगी एक यूनिट में वो होगी 225 रुपीज़। तो इस तरह हमारे पास जो बिल ऑफ मटेरियल कॉस्ट आती है इसकी 38,525। अभी इसका नाम दे देते हैं। इस आइटम को हम सेल करते हैं बाय ईच, हम इसको बॉक्सेस में सेल नहीं करते। जो कॉस्ट मुझे इसकी चाहिए, जो बिल ऑफ मटेरियल की टोटल कॉस्ट है वही चाहिए। मैं इसको मैनुअल कोई कॉस्ट असाइन नहीं करना चाहता। सेल प्राइस लेट्स से ये हमारे पास 38,000 का, तो मैं इसको 50,000 का सेल करना चाहता हूँ। एंड माई मार्जिन इज़ गोइंग टू बी 22.95। ये टैक्सेबल आइटम है। इनकम अकाउंट इसका हम रखेंगे जी सेल्स में से फिनिश्ड गुड्स सेल, दैट्स ऑल। फुल व्यू में अगर हम देखते हैं तो वही जो हमने ऐड किया हुआ है ऑलरेडी। जो इसका एसेट अकाउंट होगा वो होगा इन्वेंट्री एसेट। आप सेपरेट भी क्रिएट कर सकते हैं इसके लिए, ऑलरेडी भी डिस्कस्ड। यहाँ पे आपके जितने भी इन्वेंट्री पार्ट्स हैं और जो असेंबली आइटम है वो सारी इस लेजर में जाके ऐड हो रही हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि जो आपकी जो असेंबल्ड आइटम है इनके लिए आपको सेपरेट कोई लेजर क्रिएट करना है आप कर सकते हैं, लेकिन उससे फ़र्क कोई नहीं पड़ेगा। बैकएंड पे हमें जितनी भी रिपोर्ट्स होंगी वो यहाँ से अवेलेबल होती रहेंगी। अभी चलते हैं इसकी असेंबलिंग करते हैं और देखते हैं इसका हमारी रिपोर्टिंग पे क्या इम्पैक्ट आएगा। ऑलरेडी हमने कोई रिपोर्टिंग डिस्कस नहीं की, जस्ट हमने इन्वेंट्री की रिपोर्ट देखी थी। तो बाकी जो ट्रायल बैलेंस हमारे जो इनकम स्टेटमेंट पे इम्पैक्ट आता है वो भी अभी हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले इसको बिल्ड करते हैं, बिल्ड असेंबलीज। आप यहाँ से भी डायरेक्टली बिल्ड असेंबली पे जा सकते हैं। तो इस आइटम को बिल्ड करने के लिए आइटम का नेम ऑटोमेटिकली आ जाएगा अगर आप आइटम पे राइट क्लिक करके जा रहे होंगे। तो अभी मैं इसका सिर्फ 0 यूनिट प्रोड्यूस कर सकता हूँ। इसकी रीज़न क्या है कि मेरे पास जो 16 GB वाली रैम है वो नहीं है और ये वाला प्रोसेसर नहीं है। मैं क्विकली से इसको ऐड कर लेता हूँ। आई ज्यूम कि मैं मेगाबाइट से ही परचेज़ कर रहा हूँ। ओपन परचेज़ ऑर्डर के अगेंस्ट मैं नहीं ले रहा क्योंकि मैंने इसको कोई परचेज़ ऑर्डर सेंड नहीं किया हुआ है। लेट्स से 14 ही डेट है, ये बिल नंबर है। आइटम्स मुझे यहाँ पे ऐड करनी चाहिए। तो आइटम्स में हमारे पास जो रिक्वायर्ड है, वन इज़ रैम 16 GB, लेट्स से वी आर एडिंग 1 बॉक्स, एंड सेकंड वन इज़ प्रोसेसर, वी आर एडिंग 1 बॉक्स, लेट्स से इसको 2 बॉक्स कर लेते हैं। तो इसको सेव करते हैं अभी, देन वी विल गो टू आवर प्रोडक्शन। बैक टू बिल्ड असेंबलीज। अभी हमारे पास जो क्वांटिटीज़ ऐड हो चुकी हैं हमारे सिस्टम में, एंड नाउ वी कैन प्रोड्यूस।
बट मैक्सिमम ऑफ 3, क्योंकि हमारे पास जो कंप्यूटर केस है उसके जस्ट 3 यूनिट्स, और लेट्स से हम 3 ही प्रोड्यूस करते हैं। जो रिक्वायर्ड क्वांटिटी यहाँ पे यूटिलाइज होगी दैट इज़ दिस वन, और जो मिनट्स यूटिलाइज हो रहे होंगे वो आपके 135 मिनट्स हैं। ओके, लेट्स अभी इसका मैं डेट चेंज करता हूँ ताकि हम इसकी रिपोर्ट को सेपरेटली देख सकें किसी और डेट के ऊपर। लेट्स से इट्स 25th ऑफ मार्च। सेव एंड क्लोज। अगेन इन्वेंट्री रिपोर्ट में अगर हम जाते हैं, स्टॉक स्टेटस बाय आइटम, गो इन असेंबलीज, एज यू कैन सी 3 मोर यूनिट्स ऑफ दिस आइटम जो हमने अभी क्रिएट की उसके भी प्रोड्यूस हो चुके हुए हैं। तो ये यहाँ पे तो फिनिश्ड गुड आपकी प्रोड्यूस होगी, लेकिन ऊपर जो हमारे पास स्टॉक जो हमने ऑलरेडी परचेज़ किया था उसमें से एज यू कैन सी कि स्टॉक ऑलरेडी लेस हो चुका हुआ है। इसी तरह अगर मैं नीचे आता हूँ, हमारे जो प्रोसेसर्स थे हमने 2 यूनिट्स प्रोड्यूस किए थे i5 के, यहाँ से 2 कम होके 8 रह गए। अभी जो हमने i7 9th जनरेशन के 3 पीसेस प्रोड्यूस किए थे, 20 में से 3 रिड्यूस होके 17 बाकी हैं। इसी तरह रैम के आप देख सकते हैं। तो ये जो हमारा स्टॉक पड़ा होता है यहाँ से रिड्यूस होके हमारी एक फिनिश्ड गुड बन चुकी हुई है, लेकिन स्टिल अभी तक हमारा कोई एक्सपेंस नहीं है। जस्ट हमने अपने एक एसेट को दूसरे एसेट में ट्रांसफ़र किया। एक्सपेंस जो हमारा अभी तक जो हमारा एक्सपेंस रिकॉर्ड होना है वो जस्ट होना है ओवरहेड्स का एंड लेबर का, लेकिन ये जो डायरेक्ट मटेरियल दूसरी आइटम है इनका अभी तक कोई भी एक्सपेंस नहीं है। जस्ट एक एसेट दूसरे एसेट में आप में ट्रांसफॉर्म हो रहा है। अभी हम देख लेते हैं क्या वाकई ऐसा है कि कोई एक्सपेंस रिकॉर्ड नहीं हुआ इसका। तो उसके लिए हम अगर रिपोर्ट्स में जाते हैं, लेट्स गो इन आवर ट्रायल बैलेंस फर्स्ट, देन वी विल गो इन इनकम स्टेटमेंट। ओके, तो ट्रायल बैलेंस में हमारे पास इन्वेंट्री एसेट तो ऑलरेडी 3.2 मिलियन का अवेलेबल है हमारे पास। अगर हम एक्सपेंसेस वाले लेजर में आते हैं तो हमारे पास जस्ट यहाँ पे डिटेल COGS 184 ऑलरेडी जो मैंने पिछली ट्रांजैक्शंस की थी उनमें से अवेलेबल है। इस तरह पे रोल एक्सपेंसेस जो हमने ऑलरेडी एक JV रिकॉर्ड की थी, जनरल एंट्री, उसका रिकॉर्ड है। यहाँ पे अगर आप देख सकते हैं जो आपकी रिटेल COGS है इसमें कोई भी एंट्री मार्च की डेट की नहीं है। हमने जितनी भी जो असेंबलीज बिल्ड की हैं वो मार्च के महीने में की हैं, तो मार्च की यहाँ पे कोई भी डेट नहीं है। तो दिस मीन्स कि असेंबलीज का कोई भी एक्सपेंस आपका आपके ट्रायल बैलेंस या इनकम स्टेटमेंट में नहीं जा रहा। वो जस्ट आपका एक एसेट इसी लेजर में ऑलरेडी अवेलेबल था, वो जस्ट एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में तब्दील हो गया, बट स्टिल इट्स योर एसेट अंटिल यू मेक ए सेल ट्रांजैक्शन आपका एक्सपेंस बुक नहीं हो रहा होगा। और अगर हम अपने एक्सपेंसेस में देखते हैं जो हमारे ओवरहेड और लेबर के एक्सपेंसेस थे, एज यू कैन सी लेबर कॉस्ट हमारे पास 1400 यहाँ पे शो हो रही है। अगर मैं इसकी डिटेल में जाता हूँ तो हमारे पास थर्ड ट्रांजैक्शन जो हमने अभी रिकॉर्ड की वो हमारे पास यहाँ पे अभी अवेलेबल नहीं है। सो वाई इट्स नॉट अवेलेबल, जस्ट लेट्स फर्स्ट चेक इट। आई थिंक वी मेड सम मिस्टेक। ओके, इट्स शोइंग हेयर डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट, इट शुड नॉट हैव शोन हेयर। तो इस आइटम को क्रिएट करते हुए हमने मिस्टेक कर दी है कि इसको डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट के साथ लिंक कर दिया हुआ इस लेजर के साथ। इट शुड हैव बीन लिंक्ड विद डायरेक्ट लेबर कॉस्ट एक्चुअली। ओके, इस मिस्टेक से हम सीख भी लेते हैं कि अगर आपको किसी आइटम का लेजर चेंज करना है ट्रांजैक्शन होने के बाद तो उसको कैसे चेंज करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसको इधर ही छोड़ते हैं, आइटम्स में जाके इस आइटम का लेजर चेंज करते हैं। जस्ट फॉलो इट केयरफुली। तो हम वापस उसी आइटम पे आते हैं जो हमने क्रिएट की थी इसके लिए नॉन इन्वेंट्री पार्ट्स में, दैट वाज डायरेक्ट लेबर असेंबली। तो इसको हमने जो लेजर असाइन किया हुआ है दैट इज़ डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट। ये हमने मिस्टेक की, इसको अभी हम करेक्ट करते हैं। इट शुड हैव बिन लेबर कॉस्ट। जो ही मैं ये लेजर चेंज करके अभी सेव करने की कोशिश करूँगा तो मेरे पास एक पॉपअप आएगा, अंडरस्टैंड दैट केयरफुली। ओके, यू चेंज एन अकाउंट एसोसिएटेड विद दिस आइटम डायरेक्ट लेबर असेंबली। अगर मैं येस करता हूँ तो मेरे पास जो ऑलरेडी रिकॉर्ड ट्रांजैक्शन है, क्योंकि अभी हम एक असेंबली आइटम की प्रोडक्शन कर चुके हुए हैं ऑलरेडी, तो उसमें ये आइटम यूज़ हो चुकी हुई है, तो इसका जो कॉस्ट है वो अभी हमारे पास जा रही थी डायरेक्ट मटेरियल वाले में। अगर मैं यहाँ पे येस करता हूँ तो मेरी जो एग्जिस्टिंग ट्रांजैक्शन है वो भी अपडेट हो जाएंगी, यानी कि जो डायरेक्ट मटेरियल वाले लेजर में जा चुकी हुई है ट्रांजैक्शन वो उस अकाउंट से निकल के लेबर वाले लेजर में आ जाएगी जो मैंने अभी यहाँ से चूज़ किया। अगर मैं नो करता हूँ तो ऑनवर्ड जितनी ट्रांजैक्शन होंगी वो तो जाएंगी इसी लेजर में जो मैंने अभी यहाँ से सिलेक्ट किया, लेकिन जो ऑलरेडी रिकॉर्ड ट्रांजैक्शन जिस भी अकाउंट में जा चुकी हुई हैं वो वहाँ भी वहीं रहेंगी। तो मुझे करना है यस कि मेरी जो पिछली ट्रांजैक्शन का बैलेंस है वो भी अपडेट हो जाए। तो वापस आते हैं हम अपने ट्रायल बैलेंस में। एज यू कैन सी हमारे पास यहाँ पे एक लेजर था डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट वाला जो वहाँ पे हाइड हो चुका है, क्योंकि इसमें अभी कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं हो। जिस लेजर में कोई ट्रांजैक्शन नहीं होती वो यहाँ पे ट्रायल बैलेंस में शो नहीं होता।
यू कैन चूज़ फिल्ट्रेशन कस्टमाइजेशन रिपोर्ट करके कि आपको ज़ीरो बैलेंस वाले लेजर शो कराने हैं या नहीं। बाई डिफ़ॉल्ट ज़ीरो जिनमें बैलेंस होता है वो यहाँ पे शो नहीं होते। ज़ीरो बैलेंस में जिनमें कोई ट्रांजैक्शन नहीं होती, इनमें भी ज़ीरो बैलेंस है, लेकिन इनका बैलेंस यहाँ पे शो हो रहा है क्योंकि इनमें इस पीरियड के दौरान कोई ना कोई ट्रांजैक्शन डिपॉजिट हुई होगी। हाल तो बैलेंस ज़ीरो है, बट इनमें कोई ट्रांजैक्शन होगी जिस डेबिट क्रेडिट होने के बाद ज़ीरो ही होगी, इसलिए इनका बैलेंस यहाँ पे शो हो रहा है। तो हमारे पास जो लेबर कॉस्ट है वो ऐड हो चुकी हुई है। हमारी जो लास्ट ट्रांजैक्शन थी उसके वाली भी 1, 2 एंड 3, माने हमने जो 3 असेंबलीज रन की थी उनकी जो टोटल लेबर कॉस्ट हमारे पास यहाँ पे शो हो रही हुई है। इसी तरह अगर मैं इसमें आता हूँ अदर डायरेक्ट एक्सपेंसेस जो हमारे ओवरहेड्स थे हमने इसको चार्ज किए हुए थे, लेट्स से दीज आर हेड ऑफिस ओवरहेड्स। तो इन तीनों ट्रांजैक्शन में मुझे वो भी शो हो रहे हैं। दिस वर 300 पर पीस। तो जितने जितने हमने ट्रांजैक्शन यहाँ पे रन, जितने जितने पीस प्रोड्यूस किए उस हिसाब से यहाँ पे वो भी शो हो रहे हुए। वन थिंग टू नोट कि ये हैं तो हमारे दोनों एक्सपेंसेस, लेबर कॉस्ट भी और अदर डायरेक्ट एक्सपेंसेस यानी कि हमारे जो ओवरहेड कॉस्ट है, ये हैं तो दोनों एक्सपेंसेस, लेकिन ये क्रेडिट साइड पे हमें क्यों शो हो रहे हैं? इट्स ए लिटिल ट्रिकी। अगर मैं इसकी डिटेल में जाता हूँ तो आपको ये तीनों एक्सपेंसेस अगेन यू कैन सी हियर क्रेडिट साइड पे शो हो रहे हैं। एक्सपेंस तो जब भी अगर आपका एक्सपेंस बढ़ता है तो वो डेबिट होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे हमारा एक्सपेंस एक्चुअली बढ़ा नहीं है। हमारे जितने भी लेबर की कॉस्ट थी, लेट्स से हमारे इस पूरे पीरियड के दौरान मंथ एंड पे हम अपने लेबर की टोटल कॉस्ट कैलकुलेट करते हैं और सिस्टम में रिकॉर्ड कर देते हैं। लेट्स से वो बनती है 500,000, जस्ट फॉर दिस एग्जांपल। उस 500,000 में से 2075 हम ऑलरेडी लेस करके क्या कर चुके हुए हैं, अपनी इन्वेंट्री कॉस्ट का पार्ट बना चुके हुए हैं, यानी कि उस कॉस्ट को हमने अब्जॉर्ब करवा दिया प्रोडक्शन में। वो कॉस्ट आपका एक तरह से एसेट बन गई। जब ये आइटम सेल होगी तो तब जाके वो आपके एक्सपेंसेस में चार्ज होगी वो वाली कॉस्ट। फॉर द टाइम बीइंग आपने वही एक्सपेंस रिकॉर्ड करना है जो अब्जॉर्प्शन के यानी अब्जॉर्ब कॉस्ट के अलावा आपका एक्सपेंसेस है। मंथ एंड पे हो सकता है कि आपने अंडर या ओवर अब्जॉर्प्शन करा दी हो, इट्स एन अकाउंटिंग पार्ट। अभी हम इसको डिटेल में तो डिस्कस नहीं कर सकते बिकॉज इट्स ए क्विक बुक कोर्स नॉट एन अकाउंटिंग। तो अंडर एंड ओवर अब्जॉर्प्शन कॉस्ट हो सकती है जिसको आप बाद में जनरल एंट्री के जरिए फिक्स भी कर सकते हैं। बट दिस इज़ द कंसेप्ट कि एक यहाँ पे राइट नाउ आपको क्रेडिट क्यों शो हो रही है। जो मंथ एंड होगा, आप जब अपनी कंप्लीट पेरोल के एक्सपेंसेस रिकॉर्ड करेंगे डायरेक्ट लेबर के रिलेटेड, तो ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे ऑब्वियसली वो ज़्यादा ही होंगे इसमें से, तो ये डेबिट बैलेंस आपको शो करेगा। इसी तरह आपके ओवरहेड के एक्सपेंसेस हैं। हमने एक रेट सेट किया हुआ है 300 जो हमने पर पीस चार्ज करना है। लेट से हमने वो रेट लिया पिछले मंथ के एक्सपेंसेस में से, या हमारे है ही इतना रेट चेंज ही नहीं होता, ये रेंट वगैरह का इस तरह का एक्सपेंसेस है जो तो चेंज ही नहीं होता। अगर तो वो चेंज ही नहीं होता तो फिक्स है, तो हम जितने भी प्रोडक्शन में यहाँ पे चार्ज करी जा रहे हैं तो उसके बाद रेयर चांसेस हैं कि यहाँ पे आपको कोई बैलेंस क्रेडिट पे शो होगा, ये ज़ीरो हो जाएगा ऑटोमेटिकली अगर आपकी अब्जॉर्प्शन रेट एक्यूरेट है और एक्यूरेटली आपने इसको चार्ज किया हुआ है। अगर आपके अब्जॉर्प्शन रेट आपने गलत असाइन किया हुआ है तो हो सकता है इसका क्रेडिट बैलेंस भी शो हो या डेबिट भी शो हो बिकॉज ऑफ अंडर आर ओवर अब्जॉर्प्शन। ओके, इसको मज़ीद डिटेल में अंडरस्टैंड करने के लिए हम ये करते हैं कि लेट्स अज्यूम कि हमारा मंथ एंड हो चुका हुआ है, हमारे जो टोटल लेबर कॉस्ट है वो है 500,000 और हमारे जो डायरेक्ट ओवरहेड जो हमने चार्ज करने तो वो इस मंथ के लेट्स अज्यूम के 3,000 ही हैं। तो उसको रिकॉर्ड करने के लिए हमें एक जेवी रिकॉर्ड करनी पड़ेगी, जनरल वॉचर यानी कि जनरल एंट्री। हमारा मंथ एंड होता है 31 मार्च 2020 को और हमारी लाइबिलिटी है जी, फर्स्ट ऑफ ऑल ये पेरोल लाइबिलिटी है हमारी 500,000 की क्रेडिट बैलेंस। This is going to be labor cost for the month of March 2020. Then it's going to be labor cost यानी कि expenses जो कि डेबिट बैलेंस होगा हमारा। Then other direct expenses हमारे overhead की cost थी 3,000 की। देन हमने इसको पे करना है, इसके लिए हमारे पास अभी सिस्टम में एक लेजर नहीं आई थिंक, तो हम क्या करते हैं एक लेजर क्रिएट कर लेते हैं जस्ट अदर हेड ऑफिस पेएबल के नाम से। तो ये होगी हमारी अदर करंट लाइबिलिटी, एक्चुअली अदर करंट लाइबिलिटी। मैं जस्ट इसको भी नाम देता हूँ अदर हेड ऑफिस पेएबल के नाम से। ओके, हमारी एंट्री बैलेंस है 50300 पे। इसकी डिस्क्रिप्शन चेंज कर देते हैं, दिस इज़
सो ट्रांजैक्शन इज सेव्ड। अभी अगर हम वापस आते हैं और इस रिपोर्ट को रिफ़्रेश करते हैं, एज यू कैन सी हमारी जो लेबर कॉस्ट थी जो हमें क्रेडिट साइड पे शो हो रही थी वो अभी शिफ्ट होगी डेबिट साइड पे, और उस पर जितना भी उसका क्रेडिट बैलेंस था वो इसके साथ नेट हो चुका हुआ है। अगर मैं इसकी डिटेल में जाता हूँ तो यू कैन सी ड्यूरिंग द मंथ हमने जो भी अब्जॉर्प्शन रेट सेट किया हुआ था उसके हिसाब से हमने लेबर कॉस्ट जो थी उसको प्रोडक्ट्स में अब्जॉर्ब करवाते रहे। देन मंथ एंड पे हमारी जो टोटल पेरोल लाइबिलिटी कैलकुलेट हुई डायरेक्ट लेबर की, दैट वाज 500,000, वो उसमें से ऑटोमेटिकली कम होने के बाद हमारे एंड पे डेबिट बैलेंस बचा 497,925 का। इससे पहले 2075 क्रेडिट बैलेंस था। तो इट डिपेंड्स ऑन कि आपने अब्जॉर्प्शन रेट क्या सेट किया हुआ है। अगर आपका ये होता कि हम जस्ट ऑर्ली बेसिस पे कर रहे होते, जिस तरह हमने ये थर्ड ट्रांजैक्शन में किया कि हम डायरेक्ट लेबर को जस्ट जितने उन्होंने प्रोडक्टिव आवर्स स्पेंड किए हैं हम उसकी बेस पे उनको पे कर रहे हैं, तो कभी भी डिफरेंस आता ही ना, क्योंकि हम ड्यूरिंग द ईयर जितने भी प्रोडक्शन हुई होती हम वहाँ से रेट कैलकुलेट करते कि कितने आवर्स या कितने मिनट स्पेंड हुए हुए हैं, जितनी भी उसके हिसाब से जो हमने अब्जॉर्प्शन रेट सेट किया उसे मल्टीप्लाई करते। मंथ एंड पे जो ही हम उसको डेबिट करते, जितना डेबिट करना था उतना ही क्रेडिट ऑलरेडी अवेलेबल होना था, तो इस लेजर ने नेट हो जाना था। तो अगर इसने नेट हो जाना था तो आपका डायरेक्ट लेबर कॉस्ट का जो बैलेंस है यानी कि एक्सपेंस है वो कहाँ रिकॉर्ड होना था। ऑब्वियसली ये हमारा एक्सपेंस था ही नहीं, उस सारे को हमने किस में चार्ज किया हुआ है, अपने एसेट में, यहाँ पे वो पड़ा हुआ है। जब हम इन आइटम्स को सेल करेंगे तब जाके वो हमारा एक्सपेंस बुक होगा कि वो इन आइटम की कॉस्ट का एक्सपेंस है। अब अभी हमने उस सारी जो हमारा एक्सपेंस था उसको हमने कॉस्ट बनाया हुआ है। इसी तरह आपका अदर डायरेक्ट एक्सपेंस वाला लेजर था, पहले ये क्रेडिट पे बैलेंस शो कर रहा था 3000, अभी ये ज़ीरो हो गया। यही जो मैंने ऊपर डिस्कस किया कि अगर सेम बैलेंस होता तो ये लेजर ज़ीरो हो जाता जो पिछला था लेबर वाला। तो इसका बैलेंस सेम था क्योंकि हमने उतना ही अब्जॉर्व करवाया था और मंथ एंड पे हमारा उतना ही एक्सपेंस बना, तो यू कैन सी कि ये ऑटोमेटिकली नेट हो गया। तो इट डिपेंड्स कि आपने अब्जॉर्प्शन रेट अपना किस तरह केयरफुली सिलेक्ट किया हुआ है और ड्यूरिंग द ईयर आप अपने लेबर को या दूसरी चीज़ों को कैसे लेके चल रहे हैं। अगर तो अब्जॉर्प्शन रेट में डिफरेंस नहीं है तो बैलेंस ऑटोमेटिकली मंथ एंड पे जीरो हो जाएगा, अदरवाइज अंडर या ओवर अब्जॉर्प्शन होगी जिसको आपको जर्नल एंट्री के जरिए डेबिट या क्रेडिट करके फिक्स करना पड़ेगा। अगेन इसको डिस्कस करते हैं। लेट्स से 31 वाली अभी ट्रांजैक्शन पास नहीं हुई है, तो मैं इसको 1 मार्च से अगर लेके चलता हूँ इस रिपोर्ट को, हम डेट वाइज फ़िल्टर कर लेते हैं। देन 25 को हमने लास्ट ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड की थी जो बिल्ड असेंबली वाली थी, तो अगर मैं उस डेट तक ट्रायल बैलेंस को फ़िल्टर करता हूँ तो आपको ये अगेन बैलेंस वहीं पे मिलेंगे क्रेडिट साइड पे, क्योंकि 31 तक तो हमने अपनी जो मेन ट्रांजैक्शन है मंथ एंड पे एक्सपेंसेस की वो हमने रिकॉर्ड ही नहीं की थी। लेकिन जो ही मैं मंथ एंड पे आऊँगा तो मेरा ये बैलेंस चेंज हो जाएगा क्योंकि मैंने ये ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड कर दी हुई है, एज यू कैन सी दैट वी ऑलरेडी डिस्कस्ड। इसी तरह अगर हम अपने जाते हैं इनकम स्टेटमेंट में, कंपनी एंड फाइनेंशियल प्रॉफिट एंड लॉस स्टैंडर्ड, अगर तो मैं टिल डेट इसकी कंप्लीट रिपोर्ट लेता हूँ तो हमारे पास 696 का लॉस शो हो रहा है, बिकॉज इसमें एक लेबर का जो एक्सपेंस हैवीली रिकॉर्ड हुआ नज़र आ रहा है। इसके अलावा यहाँ पे कोई भी आपका एक्सपेंस का लेजर नहीं है जो कि क्रेडिट, यानी कि अगर क्रेडिट होता तो नेगेटिव बैलेंस शो करता, तो नेगेटिव बैलेंस वाला कोई लेजर नहीं है। अगर मैं इसकी डेट अगेन फ़िल्टर करता हूँ 25 तक जो कि मार्च की हमारी लास्ट ट्रांजैक्शन थी, एज यू कैन सी यहाँ पे हमारे पास जो लेबर और अदर एक्सपेंसेस वाला था वो नेगेटिव बैलेंस शो कर रहा है, क्योंकि वहाँ पे ट्रायल बैलेंस में भी हमें ये क्रेडिट बैलेंस शो कर रहा था। यहाँ पे हमारे पास डेबिट क्रेडिट की फॉर्म में रिपोर्ट नहीं आ रही क्योंकि सिंगल कॉलमनर है, तो इसमें क्रेडिट मीन नेगेटिव एंड डेबिट मीन पॉजिटिव। तो इस डेट तक हमने जस्ट ये चीज़ें ऑब्जर्व करवाई हुई थी। तो इस तरह अगर आपको मंथली रिपोर्ट्स लेके चल रहे हैं तो आपको अपने मंथ की जो कंप्लीट एंट्रीज हैं वो पहले करनी है, देन यू कैन सी कंप्लीट रिपोर्ट। अगेन अगर मैं 31 मार्च तक इस रिपोर्ट को फिल्टर करता हूँ, करंटली अभी हम प्रॉफिट में हैं, देन आई विल गो इन लॉस बिकॉज ऑफ दिस एक्सपेंसेस, क्योंकि ये मेरा एक्सपेंस है और बाकी जो था 2075 वो मैंने अब्जॉर्ब करवा दिया हुआ था अपने एसेट में, क्योंकि वो एसेट में अब्जॉर्ब हो चुका हुआ तो वो वहाँ पे शो होगा दिस इज़ प्रॉफिट एंड लॉस रिपोर्ट। दैट्स ऑल अबाउट running the assemblies and production. I think we discussed in complete detail. अगर still आपको कोई प्रॉब्लम है you can leave a comment for me.